प्रिय छात्रों, संध के अंतर्गत मैंने उसके मूल जो अपनी स्थितियां हैं, जो उसकी अपनी आवश्यकता है, या एक कह लीजिए कि उसकी पृष्ठभूमि का मैंने संदर्भ प्रस्तुत किया। और अब स्वर संधि के विषय में आपको आगे बता रहे हैं। स्वर संधि जो कि स्वरों से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर, जिसका इसके पूर्व आपको ज्ञान हो चुका है, उसका बोध कराया जा चुका है। और आ, ई, उ, री, री एवं ए, ओ, ऐ, औ, यह सब मिला करके मूल स्वर और उसके उपरांत जो उसके संयुक्त स्वर हैं, जैसे ए, ओ, ऐ, औ, तो इस तरह से पूर्ण स्वरों के अंतर्गत जो स्थिति बनती है वह आपका स्वर संधि के द्वारा। जब मैंने इसके बाद भी इस बात को बताने का प्रयास किया कि अंतिम जो शब्द होते हैं, दो शब्दों के मेल से या उसकी जो संधि है, उसका अभिप्राय है कि दो शब्द जब जुड़ने लगते हैं तो जो उसका पहले का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण मिला करके दोनों स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। और अब आगे स्वर संधि के जो अधिक उसकी आवश्यकता है, उसका विस्तारण है, उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, आयाद, इस तरह से ये 5 संधियां उसमें समाहित हैं। उसके उपरांत हम आपको आगे दीर्घ संधि के विषय में बताएंगे। और उसका जो सूत्र है आका सवर्णे दीर्घ, इसमें आपको जब माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत बताया गया तो उसमें अलग अलग उसके वर्णों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अक में जो है आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आ, ई, उड़ा, री, ऋक, एवं, एवं, तो इस तरह से आपको जो है आ, ई, उ, अकह के अंतर्गत क्या क्या आएगा, का यहाँ है और हलंत को नहीं जोड़ा जाएगा, आ, ई, उ, री और री, तो ये क्या हो गया, अक। उस तरह के जो वर्ण है, उस वर्ण के साथ में जब कोई वर्ण जुड़ेगा, यानी कि आ, ई, उ, री, री, चाहे ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्थितियों में जब उसके सामने क्रमशः आ, ई, उ, री, री, ह्रस्व या दीर्घ, इसका तात्पर्य समझने की कोशिश करिए। आ, ई, उ, री, री, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा होता है, लघु, दीर्घ माने बड़ा है। तो ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री, री जब आए तो इनको मिलाकर के क्या होगा, आ के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा, जिसको बड़ा आ कहते हैं, आप दीर्घ आ कहते हैं। और उसके बाद ई और ई आ जाएगा तो बड़ी हो जाएगा, उ और उ आ जाएगा तो उ हो जाएगा। इसी तरह से मतलब जो है परिवर्तन होगा। आपको उदाहरण आगे जो दिया गया है उससे वह बात स्पष्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अक जो वर्ण है उसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, री आते हैं
और उसके उपरांत आपको ह्रस्व या दीर्घ, जो भी ह्रस्व या दीर्घ के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आता है तो बाद में वो दीर्घ की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है क्रमिक रूप से। तो देखिए आगे आपको इसमें सा में क्या है, सा के साथ में आ जुड़ा हुआ है और उसके बाद फिर आ रहा है, सा के साथ में आ जुड़ा हुआ है तो आपको आ और आ मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे दर्शाया गया है आ धन आ बराबर क्या हो जाएगा आ। तो इस तरह से सा धन अक्षर है तो आ हो गया फिर आ हो गया मिल करके साक्षर बन गया। आगे देखते हैं परम धन आत्मा। यहाँ पर ये ह्रस्व है आ और ये दीर्घ है तो ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ बन जाएंगे। तो परम धन आत्मा आ धन आ बराबर आ परमात्मा। उसी तरह से विद्या, विद्या में ये दीर्घ है आ है और उसके बाद ये लघु है आ, तो दीर्घ और लघु मिला करके दोनों दीर्घ बन जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी, सदाचार दोनों जो है दीर्घ है, आ और आ मिला करके आ हो गए। इस तरह से सदाचार। रवि धन इंद्र, छोटी है ये जो है ये भी छोटी है, ई और ई यानी कि ई और ई मिला करके ई हो गया रविंद्र। उसके बाद रजनी धन ईशा, तो यहाँ पर आपको रजनी धन ईशा में क्या हो गया कि आपको रजनीशा, यहाँ पर दोनों जो है ये आपके जो है मूल स्वर ई और ई, बड़ी ई है और एक बड़ी है, फिर ये भी जो है दीर्घ की स्थिति में हो गया। बड़ी का मतलब दीर्घ। तो भान और उदय, यहाँ पर क्या है लघु है उ, फिर लघु उ है, लघु उ और उ मिल करके दीर्घ उ बन गया। तो यहाँ पर भानुदय। वधु धन उत्सव, यहाँ पर एक जो है उ है एक उ है और बराबर उ, तो एक दीर्घ है एक लघु है मिला करके दीर्घ हो गया। इसी तरह से पितृ धन ऋण, पितृ त्रि और ऋण मतलब री और री दोनों मिल करके री हो गया पितृण। तो इस तरह से आप इस स्थिति में जो है पूरी तरह से जो दीर्घ संधि का यहाँ पर उदाहरण है और उसके संबंध में जो बताया गया है, अब किसी भी प्रकार से कोई संशय की स्थिति नहीं दिखाई देती है समझने में। इस तरह से आगे के क्रम में हम पुनः और चीजें बताएंगे स्वर से संबंधित।